नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हुमरा। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे देश में मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों की सेफ्टी किट, दस्ताने और मास्क उपलब्ध कराने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन इस समय के असल समाधान की तरफ कोई भी बढ़ता नहीं दिखता। सफाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल पर सालों से बहस चल रही है, पर जमीनी तौर पर ज्यादा बदलाव नहीं दिखता। मैला ढोने की प्रथा खत्म करने के लेकर देश में एक व्यापक सहमति है, लेकिन 2 राष्ट्रीय कानून और कई अदालत का निर्देश होने के बावजूद जमीनी तौर पर कोई बदलाव नहीं आया है। और आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। वो महाराष्ट्र के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है और आरटीआई से जो मांगा था जवाब, वो आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई शहर को माया नगरी कहा जाता है, लेकिन एक कहना गलत नहीं होगा कि ये मौत की नगरी बन गई है, क्योंकि पिछले 6 सालों में गटर में डूबने की वजह से, मैनहोल में गिरने की वजह से या समुद्र में डूबने की वजह से 667 मौतें हो चुकी हैं और ये मौतें जो हुई हैं कुल 742 घटनाओं में हुई हैं। ये जो मैंने आरटीआई फाइल किया था बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल के पास कि मुंबई में आपातकालीन घटनाओं में कुल कितनी मौतें हुई हैं एवं समुद्र में डूबने की वजह से, नाले में गिरने की वजह से, मैनहोल में गिरने की वजह से अब तक कुल कितनी मौतें हुई है। तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछले 7 सालों में 2013 से लेकर 2019 तक कुल 742 घटनाओं में 367 लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि ये आंकड़ा बहुत कम है जो बताया जा रहा है, ऐसा कहना है शकील अहमद का। और लगातार अलग अलग राज्यों से हमें कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ तो दर्ज हो जाती हैं, कुछ वीडियो बन जाते हैं इसलिए सामने आ जाती हैं, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। हाल में आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इस पर आई है पिछले हफ्ते, वो हम आपको बताते हैं। दुनिया में कहीं भी लोगों को गैस चैम्बर से मरने के लिए नहीं भेजा जाता। आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, लेकिन ये हालात हैं कि आप लोग उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर या मास्क या जो उपकरण होने चाहिए वो नहीं दिए जाते हैं। आखिर ये मौत का सिलसिला कब रुकेगा? वहां पर केंद्र की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल मौजूद थे। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हालात सच में कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ जो एक मजबूरी उन्होंने बताई लॉ ऑफ टाट की, कि वो कानून जब लागू होगा तभी ठीक ढंग से कुछ आगे हम काम कर पाएंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट तक ये मामला तक नहीं पहुंच पाता। मेरे साथ खास पैनल है क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। संजय शर्मा है, नेता बीजेपी मेरे साथ। संजय सिंह जी, माफ कीजिएगा, संजय गुप्ता है, कांग्रेस के समर्थक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हैं मेरे साथ गंगाराम घोसरे जी हैं, जो कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हैं। और साथ ही पीयूष पंत जी हैं और सुरेश चंद्र जी मौजूद हैं मेरे साथ, बीएसपी समर्थक हैं। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की करते हैं गंगाराम घोसरे जी आपसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर दिखाई देता है, बहुत तल्ख टिप्पणी इसको मानी जा रही है कि आखिर क्यों और कब तक ये रुकेंगी मौतें। देखिए मैडम, ऐसा है कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने सिर से मैला ढोना सीवेज के विषय में कानून बनाया था। और जब तक उनकी सरकार इस पर तीव्रता से काम, गति से काम चलता रहा, उनकी सरकार जाने के बाद में यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार आई, उसमें जो गति तेज होना थी वो गति में शिथिलता आ गई। उसके बाद में 14 में जैसे ही फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार जब आई है, तब से इस कार्य को जिस गति से आगे बढ़ाया जा रहा है, सीवेज के अंदर जाने वालों के लिए
बाकायदा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो कानून बनाया गया है कि सीवेज में शासकीय विभाग के कोई भी अधिकारी सीवेज को साफ कराते हैं तो उनको जो सीवेज के अंदर जाते हैं उनको पूरे वो ट्रीटमेंट दिया जाए, मास्क दिया जाए, उनको वो मशीन दी जाए। तो जहां जहां जो सरकारी उसमें कर्मचारी जाते हैं वहां तो उसका पालन हो रहा है। लेकिन कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं, जैसे मेरा मकान है और मुझे साफ कराना है, अब मैं चाहता हूं कि 20,000 खर्च क्यों करूं, 5,000 में मेरा काम हो जाए, तो वो लोग इस प्रकार से प्राइवेट गुपचुप रूप में जो काम कराते हैं और वो उनको ना तो वो प्रशिक्षित होते हैं, वो लोग उनको थोड़े से पैसे देके या काम कराते हैं। इसके पहले भी ये होता था, लेकिन अभी पिछले 6-7 साल से छोटे से छोटे भी कहीं जो घटना हो रही है उसको हाईलाइट इतना हो रहा है कि लोगों की नजर में आ रहा है। ठीक है गोस्टे जी, और जो स्वच्छ भारत अभियान एक चला उसमें आप क्या मानते हैं, आप लोगों को कितना फायदा हुआ इससे? स्वच्छता, क्योंकि हमने देखा कि जल बोर्ड जो दिल्ली सरकार है उसने भी कुछ गाड़ियां खरीदी है ना, कुछ परिवार जिनकी मौतें हुई हैं उन लोगों को कहा गया ये। मैं आपके इस चैनल को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ये जल बोर्ड का जो विषय उठाया, दिल्ली प्रदेश का प्रभार आयोग की तरफ से मेरे को पिछले 2 महीने में मिला है और जब से मुझे ये विभाग प्रभार मिला है जल बोर्ड की ये 200 गाड़ियों की मैं पूरी तरह से जांच करा रहा हूँ। अच्छा, इसमें जल बोर्ड के चेयरमैन जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के केजरीवाल जी, उन्होंने 200 गाड़ी सीवेज साफ करने के लिए सिर्फ सफाई कर्मचारी वर्ग के लोगों को देने के लिए ली थी जी, एसबीआई से लोन लेकर। हाँ, और तो वो देंगे जी। उसमें से मात्र अभी 124 गाड़ी उन्होंने ली हैं। ठीक है, जो मैंने रिपोर्ट इनसे मांगी है, लिखित में मेरे को दी गई है। 124 गाड़ी में से मात्र सफाई कर्मचारी वर्ग को 38 गाड़ी दी है, बाकी की SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के लोगों को दी है। इस पे कमीशन कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, और मैं पूरी कार्रवाई करके अभी जल बोर्ड के चेयरमैन को भी नोटिस कमीशन से जा रहा है, उनसे भी पूरी मैं इसके विषय में ले रहा हूं कि आपने यदि सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए ये गाड़ियों की योजना बनाई थी तो क्या कारण है कि सफाई कर्मचारी वर्ग को छोड़कर अन्य वर्ग के लोगों को दी गई है, और अन्य वर्ग के लोगों को क्यों दी गई है, क्या कारण है, और वो लोग क्या काम कर रहे हैं? काम तो उन्हीं लोगों से करा रहे हैं जो इससे जुड़े। लेकिन ये गाड़ियां जो कि अभी 150 या 200 आप बता रहे हैं, जून तक इनका आंकड़ा 150 था और अब 200 हो चुका है, क्या अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर लाई जाए तो क्या ये कारगर है साबित? क्योंकि जैसे गली मोहल्लों में हम देखते हैं कि अक्सर ये इस तरह की गाड़ियां नहीं जा पाती हैं और वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो फिर वहीं पर वही लोग आते हैं, वही सफाई करते हैं और फिर हादसे होते हैं। पहली समस्या तो वहीं रुक गई मैडम जी, कि इनका जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर रहा जल बोर्ड। इन्होंने गाड़ियां तो ले ली और मात्र अभी 124 आई है, 200 पूरी नहीं आई है। पिछले हफ्ते मेरी मीटिंग जो हुई थी उसमें मेरे को अधिग्रहण मात्र 124 का दिया कि 124 गाड़ी आ गई है, बाकी की प्रोसेस चल रही है। जो 124 गाड़ी आई हैं तो जो सीवेज का काम करने में परंपरागत के लोग हैं जो इस काम को करते हैं, उन लोगों को गाड़ी नहीं देने का कारण क्या है, कमीशन ये पूछना चाहता है और पूछ रहा है। दूसरा, जो गैर सफाई वर्ग के लोगों को दी हैं उनको देने का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना? और मैं इसको बहुत गंभीरता से कर रहा हूं। और यदि 2014 के बाद क्या बदलाव आया? एक मिनट, चेयरमैन ने मैडम यदि इसमें मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मैं ये केस CBI को सौंपूंगा। ठीक है, कमीशन की तरफ अब ये बताएं 2014 के बाद आप क्या बदलाव देख रहे हैं यहाँ पर सीवेज में? हाँ जी, नहीं, सीवेज में तो वहां तो बदलाव हुआ है जहां जहां इनको प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, काम और इनको जो ट्रीटमेंट दिए जाने चाहिए, जहां जहां ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं वहां पर घटनाएं नहीं हो रही। घटना अभी दिल्ली के अंदर ही आप देखो, वहां घटना हुई है जहां कोई प्राइवेट होटल वाले हैं, प्राइवेट मकान मालिक हैं, ठीक है, प्राइवेट कारखाने वाले हैं, उन लोगों ने कम पैसों के लालच में आप प्रशिक्षित लोगों को, नॉन टेक्निकल लोगों को सीवेज में उतारा। संजय सिंह, वहां पर इस घटना ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। मुझे लगता है कि ये सवाल मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त था जी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सीवर के अंदर जो मजदूर घुसते हैं, क्योंकि मैं भी किसी सोसाइटी में अध्यक्ष रहा हूँ और किसी RWA फेडरेशन महासचिव रहा हूँ, उस नाते भी हमने, और निगम में मैं पार्षद होने के नाते मैंने ये दर्द, ये पीड़ा देखा है कि वो किस तरीके से डेप्थ सीवर के अंदर घुसते हैं
और कैसे रस्सियों के सहारे उनको थोड़ा भी छटपटाने पर खींचा जाता है, मुझे लगता है कि वाकई ये बहुत ही अमानवीय एक्टिविटी है और राष्ट्र के अंदर अब कम से कम परिवर्तित भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। विगत 2014 के बाद, मैं उसके पहले का ज्ञान ज़्यादा नहीं रखता हूं कि अटल जी ने कितना इस पर एक्शन लिया और कांग्रेस सरकार ने कितना एक्शन लिया, लेकिन 2015 से नरेंद्र भाई मोदी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और सबसे बड़ी बात है कि इसको स्वच्छता अभियान से जोड़ा। अच्छा, स्वच्छता स्वच्छता अभियान से जोड़कर मैं आज आपको सूचित कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि हाई डीप जो काफी डीप वाले सीवर, बेसिकली 3 तरह के सीवर सिस्टम होते हैं। जो मेन लाइन होता है वो काफी डीप होता है, जो ब्रांच लाइन होता है वो 30 फीट तक का होता है, और ब्रांच लाइन के बाद जो गलियों का लाइन होता है वो 7 फीट, 8 फीट, 5 फीट, 4 फीट, इसमें वेरी करता है। वो अनुभवी आदमी है मेरे। लेकिन एनसीएसके का भी एक आंकड़ा जो हमने देखा कि हर 5वें दिन एक व्यक्ति की मौत हो रही है इसमें, मतलब 2017 से ज्यादा। मैडम मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मौत हो रही है, मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर रहा। मैं क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस सिस्टम को टेक्नोलॉजी से चेंज करने का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जितने भी प्राधिकरण हैं, सबसे कम इसका बिहार और ईस्टर्न स्टेट के जो है वहां इसके इस्तेमाल कम हो रहे हैं। जितने भी बाकी प्राधिकरण हैं और नगर निगम है जो मेंटेनेंस का काम कर रही है, उसको सुपर सॉकर मशीन बड़ी वाली दी गई है, जो डेप्थ वाले सीवर सिस्टम के लिए है। और मैं जहां तक गाजियाबाद और नोएडा से ताल्लुकात रखता हूं कि उसके बाद से डेप्थ सीवर में आदमी घुसना बंद हो गया है। दूसरी बात, लेकिन गाजियाबाद में अभी हाल में ही मैं वही आ रहा हूँ ना आपके पास। एक मिनट भाई साहब, आ रहा हूँ एकदम आ रहा हूँ। देखिए संजय जी, हाँ ठीक है आप उसके बाद 30 फीट वाला जो सीवर सिस्टम है, उसमें जो छोटी वाली मशीन है वो जिस मात्रा में आना चाहिए था उस मात्रा में नहीं आ रहा है। सरकार ने एक कानून अवश्य बनाया है इसमें कि जहां भी सीवर की सफाई होगी, जेई से लेकर एई तक का आदमी वहां पर मौजूद रहेगा और उसके सुरक्षा स्वास्थ्य सबकी गारंटी होगी। एक वाइब्रेटर ऑक्सीजन मशीन भी इसके लिए लाया गया है, और उसके अंदर क्या होता है कि वो वाइब्रेशन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और वो पाइप के द्वारा सीवर स्टाफ को लगाता है। संजय जी, लेकिन ये भी तो है ना कि दाम इतने होंगे, फिर उसकी भी एक इंडस्ट्री हो जाएगी, ये तमाम चीजें। मैडम लेकिन आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ और सब ने जिस हिसाब से सीवर लाइन के अंदर कनेक्टिविटी शुरू कर दी, मैं इस बात में तनिक भी संदेह नहीं करूंगा कि चाहे जल निगम के अधिकारी मिले वो हो या कुछ आर्थिक लोभ के कारण हो, आज बेसिकली ऑफिशियल परमिशन लेने पे ये सब चीज इशू कराने पड़ते हैं। ठीक है, और ये इशू ना कराना पड़े। अभी जो गाजियाबाद के अंदर 5 जो मजदूरों की सुरेश चंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, 5 मृत्यु हुई है, सुरेश चंद्र उसका कारण यही है। आप इसको कैसे देखते हैं, जो कोर्ट ने अपनी गंभीरता, अपनी चिंता व्यक्त की है? तक क्यों नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, लेकिन व्यवहारिकता में तो ये काम नहीं हो रहा है। जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट एक मंदिर बनाने की बात कर सकता है, एक मंदिर को तोड़ने का ऑर्डर कर सकता है, तो फिर ये लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं? लेकिन सही मायने में अगर मैं कह दूं तो ये लोग चाहते नहीं। इस स्वीपर जो एक तबका है उसको ये लोग बिल्कुल नाली के कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं। पूंजीपतियों लोगों की सरकारें हैं, वो इस मामले में कुछ सोचती नहीं। मैडम नाली कीड़े मकोड़े नहीं बोलेंगे, इंसान है, मानव है, देश की सेवा कर रहा है। थोड़ा आपके शब्दों पे कंट्रोल करिए श्रीमान जी। सुनिएगा नहीं, आप मुझे सीवेज में काम करने वाला इंसान है, मानव है, तो कितने सॉकर मशीन खरीद कर दिया आपने? सुनिएगा संजय जी, मैं एक आयोग का कमीशन का मेंबर बैठा हूँ, मेरे सामने इस तरह की बात होंगी, आपका केस दायर कर सकता हूँ मैं। अरे केस तो तुम डाल दोगे। हाँ, सभ्यता में बात करना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो ना भाई, ये शब्दों का सही चयन करें। जी ठीक है, सफाई, ठीक है, जबरदस्ती बोलने की बात। अरे भाई जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट करें, मेरे पास और भी वही कह रहा हूँ, तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए आखिरकार ये कर क्या रहे हैं? ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने क्या किया अब तक? इतने आदमी खत्म हो गए हैं। जब और लोगों के लिए मुआवजा देते हैं, मुआवजा तय करते हैं,
तो क्या इनके लिए हैं? और फिर आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में और सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में और क्षेत्रों में जब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो इस क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी क्यों नहीं, जिससे जो हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग जो हैं बचाए जा सके। उनकी जान बहुत प्यारी है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है, ये लोग हमें कुछ समझते नहीं, इसलिए मैंने कहा है। आपका आरोप सुरेश जी सिर्फ बीजेपी पर है या कांग्रेस पर है? जो तमाम सेंटर में सरकारें रही उन पर है? दोनों के ऊपर है। तो यूपीए में तो फिर बहुजन समाज पार्टी भी तो थी ना वहां पर, उसने कब अपनी बात इतनी गंभीरता से संसद के अंदर रखी? सुनिएगा, हमने उत्तर प्रदेश में गंभीरता तो उसी में दिखाई देती है कि जब आप पावर में है तो भूल जाते हैं आप ये तमाम मुद्दे, आपके लिए कुछ होते नहीं है, फिर आप वोट की राजनीति करते हैं। ठीक है, जब मुख्यमंत्री जी एक मिनट में लेना चाहूंगा आधा सेकंड, जब मुख्यमंत्री थी सुरेश चंद्र जी, सुनिए आपकी बहन मायावती जी, तो सफाई कर्मचारियों का काम, सफाई का छीन कर सामान्य वर्ग के लोगों को देने का काम उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया तो मायावती ने किया। और उसी का कारण सारे देश के अंदर सफाई कर्मचारी के काम को छीनकर प्राइवेटाइजेशन पे दिया जा रहा है। ये मायावती जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू किया। ग्रामीण पंचायतों में नौकरियां खोली सफाई कर्मचारियों के लिए, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों पर रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जो बोल रहे हैं। पूछिए जरा। बिल्कुल संजय जी, जल्दी से मैं चाहूंगी आपका व्यू इस पर, फिर मैं पीयूष पंत जी आपसे एक सवाल मेरा बहुत अहम होगा। जो इन्होंने कहा कि जब ये लोग अपना काम छोड़ के दूसरा काम कोई जाते भी हैं ढूंढने तो उनको नहीं मिलता, उनको वापस फिर उसी काम में आना पड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मजबूरी है। संजय जी सबसे पहले आपका एक व्यू चाहिए। ये सच्चाई है और इनको ठीक है, कांग्रेस का एक व्यू चाहिए जी। कांग्रेस संजय बोलिए। आरोप आप पर भी उतने ही हैं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लेकर आए वो, और उन्होंने सोचा कि वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर यूपीए 1 यूपीए 2 में उस पर कोई काम नहीं हुआ, उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। देखिए जब हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य बैठे हैं और जरूरी है वो जो सरकार है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, उसके विषय पे ही बताएंगे। एक मिनट सर आप बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में बोला तो नहीं, मैंने आपको बीच में टोका नहीं है। आप कहने दीजिए ना मुझे, आप कहने दीजिए एक बात। अब आपकी बारी नहीं है, मेरी टर्न है, मुझे कहने दीजिए। पिछले 10 साल में अरे सुन तो लीजिए सर, यूपीए 2 में हमें मालूम है आपकी सरकार है। सुनिए आप 2 मिनट आप, अटल जी की सरकार। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, हमने भी सरकार जो देखी है, सुनिए आप, 7 मेंबर सारे देश ने सरकार देखी है, जिसमें एक अब सुन तो लीजिए आप। अध्यक्ष और अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता था। अरे महाराज सुन तो लीजिए, हमने सुना है आपको। मनमोहन सिंह जी की सरकार है यूपीए 1 में उसको समाप्त कर दिया। अब सुनिए ना क्या समाप्त कर दिया, मैं जवाब दूंगा आपको। जवाब दीजिए। इस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किसने किया था? आप बताइए। भारतीय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। सुनिए ना मेरी बात, आप मैं पूछ रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना मेरी बात। नहीं आप तो गवाए, सुन लीजिए दूसरी बात भी। इसका आप जिस तरह से कहना चाहते हैं मैं आपको जवाब देता हूँ। पिछले 5 साल से आज ये सरकार यहाँ पर है। आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ चेकिंग करी, मैंने आयोग के अंदर बैठक करी। मैं आपसे पूछता हूं, जो बात अभी हमारे सुरेश जी कह रहे थे, क्या धरातल के ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही है? क्या उस सफाई मशीन खरीदे जा चुके हैं? मैं आपके बारे में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप झूठ बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। मत कीजिए, आप झूठ बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। आप बताइए मुझे, मैं आपसे सीधे तौर पे पूछ रहा हूँ। आप कर्मचारी आयोग के सदस्य बैठे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए क्या इस देश के अंदर मैला ढोने वाला जो व्यक्ति है और सीवर के अंदर डीप में उतरने के लिए जो इक्विपमेंट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, क्या इस मौजूदा सरकार ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया उसके तहत 5 साल के अंदर क्या उपलब्ध करा दिए हैं? क्या आज वो चीजें मिल गई हैं? आप सीधा जवाब दे दीजिए। और यदि नहीं मिली है, और यदि नहीं मिली है तो आप बैठकर यहाँ पे अपनी विवेचना ना कीजिए, आप चैनल पे बैठ के बड़ाइयां ना कीजिए। आप इसको छुपाना चाहते हैं, आप छुपाना चाहते हैं। सुरेश जी ने जो कहा, जो नरकीय स्थिति आज उस सफाई कर्मचारी की है, आप उसको मदद करना नहीं चाहते। ये सरकार उसके साथ व्यवहार करना चाहती है। एक दिन आपके नेता, आपके आयोग के सदस्य उस सीवर में उतर के देखे, उन्हें मालूम चल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे देखिए आप पहले मैं एक सेकंड बहुत गंभीर विषय है, प्लीज इसको ऐसे मत करिए। बताइए ना, प्लीज देखिए, आप उसका दर्द समझेंगे। एक सेकंड, मैं भी कोई मुद्दा लेके बैठ सकती थी, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। एक सेकंड, पीयूष पंत जी, मैं आपका व्यू चाहूंगी इसके ऊपर। पीयूष पंत जी, आपका व्यू क्या है इस पर, जो अभी आपने सुना? कितनी पॉलिटिकल विल नजर आती है इसमें, और स्वच्छ भारत अभियान से क्या हासिल हुआ, और संसद में जो कानून आया उससे क्या हासिल हुआ, उसमें वहां कहां पर आप विरोधाभास देखते हैं?
नहीं, और क्यों देखिए- सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चूंकि पॉलिटिकल पार्टी, देखिए चूंकि भोसले साहब चूंकि उस आयोग के सदस्य हैं, एक पॉलिटिकल पोस्ट होती है, और संजय शर्मा जी तो खुद ही पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए ये होता है, एक मिनट अभी बात कर, नहीं बात करने दीजिए आप बात कर, बीच में मत बोलिए, आप बात नहीं। देखिए ये कमीशन की जो होता है वो नियुक्ति होती है, राजनीति की होती है, आप कुछ भी कह लीजिए, वो राजनीति की होती है, राजनीति की नियुक्तियां होती हैं। और देखिए ये कानून, देखिए कानून जो था 2013 में जब यूपीए सरकार थी तब आया था, कानून बनाया गया था जिसमें रिहेबिलिटेशन का भी प्रावधान था। 2013 में ये कानून पास हुआ है। आप देख लीजिए, आप बीच में क्यों बोलते हैं, आप बात में बोलिए। देश का निर्माण 2014 में नहीं हुआ, 2014 में देश का निर्माण नहीं हुआ। आप झूठ फैला रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं। 2013 में सबके लिए किया है, आप पूरा देश देख रहा है। 2013 में ये जो रिहेबिलिटेशन का के साथ साथ कानून था जिसमें सफाई कर्मचारी और उनका जो है रिहेबिलिटेशन के लेके वो कानून 2013 में आया। ठीक है। और शुरुआत पहले से हुई थी, लेकिन वो जो पास हुआ है 2013 में पास हुआ है, और उसके बाद ये था काफी उसमें प्रावधान रखे गए, यहां तक कि उसमें एक 44 नंबर का जो एक प्रावधान है वो ये कहता है कि 44 इक्विपमेंट लेके एक सफाई कर्मचारी को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो सीवर में उतरे। अच्छा। लेकिन हो क्या रहा है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर किसी की मौत होती है तो 10 लाख रुपया हर्जाना देना पड़ेगा उसको। तो उसे कितना माना, कितना माना? नहीं माना गया, उसको भी नहीं माना गया, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा इन लोगों को। गाजियाबाद में जो 5 लोगों की अभी अगस्त के महीने में 5 लोग एक के बाद एक गए और वो वहां पे उनकी मौत हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में हमें दिखता है कि मशीनरी युग है ना, मशीन से काम होना चाहिए, और मोदी जी की सरकार में मशीनों से काम शुरू हो गया। ठीक है, कहाँ काम हुआ? अब लोग जो गाजियाबाद में कोई, देखिए गाजियाबाद में आप एक काम कीजिए पंत जी, गाजियाबाद में कोई मशीन नहीं लेके गया। संजय सिंह जी, अब आप अपनी बात रखिए। वो ठीक है पंत जी, देखिए सरकारी काम था, एक बात ठीक है, देखिए ठीक है। अभी मैं आपको देता नहीं, हूं, अभी देखिए जाइए। भोसले साहब नहीं, देखिए भोसले साहब कह रहे थे कि जो है जहां सरकारी है वहां जो प्राइवेट अपने घर में जो कराता है या कहीं तो वहां ऐसा होता है। गाजियाबाद में जो हादसा हुआ है उसमें जो सरकारी काम था, दिल्ली में भी ऐसे हुआ है, सरकारी में ही हुआ है, और वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। ठीक है। तो वो अधिकारियों को क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराया गया? दिल्ली के तो ये ठेकेदार प्रथा खत्म क्यों नहीं हो रही है? ये थी कि एक के बाद एक आदमी गया उसको देखने, दूसरा गया वो भी मर ठीक है, गया, तीसरा गया वो मर गया, चौथा ठीक है पांचवा सर, मर गया। ठीक है संजय जी, योगी ने जल्दी कहा से compensation देखिए, देंगे हम। जल्दी से, वो फिर मैं सुरेश जी के पास जाऊंगा, मुझे टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कोर्ट ने वो पंत दिया जी है। आपको पंत जी, सरकार पंत जी आप एसी रूम में बैठ के बोल रहे हैं, कांग्रेसी नहीं, मैं स्थिति बता रहा हूँ आपको, स्थिति आपको पंत जी, ठीक है। कांग्रेसी लगता है। हुआ कि नहीं गाजियाबाद में क्या हुआ? सरकारी काम वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए कि जो कानून में प्रावधान है उसके तहत क्या इक्विपमेंट, ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब दिया गया था जी, जवाब दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से प्राइवेटाइजेशन कुछ कार्य इसमें से हुए हैं और प्राइवेट जो कंपनियां इसमें है कहीं ना कहीं अनदेखी करती है, और उसके लिए उस गाजियाबाद में घटना हुई, सबके खिलाफ एफआईआर हुआ और आज के डेट में उसके अधिकारी सब जेल के अंदर कहां जेल में? आपको जानकारी ले लीजिए, आप जानकारी ले लीजिए। क्या नाम है? एक बार सुनिए, कौन कौन और एक भाई साहब, और जहां जहां तक सरकार की योजनाओं का बात है, हर जगह जो अभी स्वच्छता अभियान के तहत हर जगह वाइब्रेटर ऑक्सीजन बेस दिया गया। नहीं, झूठ है, सब झूठ है ये। आप आइए गाजियाबाद में देश के अंदर आप झूठ बोल रहे हैं, सुपर किसी जगह ये सुविधाएं आप नहीं ले रहे हैं। आप एक बार अभी तो कोर्ट को बात करनी पड़ रही है, आप एक बार अभी तो कोर्ट को बात करनी पड़ रही है। आयोग बैठ के देखे आग रहा है। अरे भाई, अगर वहां जाकर के आप देखेंगे क्या दर्द है उस गरीब आदमी का, हमें यहाँ पर उस गरीब आदमी का क्या दर्द है। अरे शीला दीक्षित ने जो काम किया है आपकी सरकार कर ही सकती है। आपकी सरकार है, दिल्ली में बैठे निगम पार्षद बता देंगे क्या काम किया है, लूट के खा रहे हैं दिल्ली को। शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी मजबूरी है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार एक और अहम मुद्दा है, यानी कि मुद्दा है सीधा लोगों से जुड़ा हुआ, सीधा आपसे जुड़ा हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं अपने खास मेहमानों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश भर के लोगों को प्याज फिर रुलाने को उतारू हो गया है। प्याज के दाम में रोज इजाफा हो रहा है और पिछले एक हफ्ते में प्याज के भाव में 40 से 50% का इजाफा हुआ है। कारोबारियों का कहना है कि प्याज का स्टॉक बहुत कम है, इसलिए मंडियों में प्याज कम आ रही है। वहीं प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने बीते हफ्ते में प्याज की न्यूनतम निर्यात मूल्य $850 प्रति टन कर दिया। नासिक के एक निर्यात ने बताया कि देश में खाने के लिए प्याज की किल्लत हो गई है, ऐसे में निर्यात कहां से होगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु समेत सभी दक्षिणी राज्यों में प्याज के स्टॉक में कमी है। एक अन्य व्यापारी का कहना है कि प्याज की नई फसल आने में अभी 2 महीने का वक्त है, इसलिए आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में इजाफा होना तय है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में प्याज का थोक भाव 50 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि 2015 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी महाराष्ट्र के लासल गांव में भी प्याज 50 रुपए प्रति किलो हो गया है। इससे ज्यादा का अगर हम अभी आज का आंकड़ा निकालें तो प्याज का स्टॉक काफी कम है, जिसके कारण मंडियों में आवक कम हो रही है। सऊदी में तेल प्लांट पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत में आई तेजी का असर भारत में दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर आग लग चुकी है। लगातार 7वें दिन तेल के दाम बढ़ गए हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है, तो डीजल भी 70 के स्तर से आगे बढ़ चुका है। इन 7 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹1.88 प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल के दाम में भी ₹1.50 प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसी तरह देश के अन्य शहरों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में तेजी आई है। खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और अमेरिका चीन व्यापार वार्ता की प्रगति से कच्चे तेल के भाव को सपोर्ट मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से भी प्याज की कीमत पर असर पड़ रहा है। मनमोहन दाइमा, अध्यक्ष सब्जी मार्केट एसोसिएशन, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देश वालों के लिए महंगाई बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन इस वक्त सब्जियों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी है। खासकर प्याज की हम चर्चा करते हैं। इस वक्त ये सेवानगर सब्जी मार्केट एसोसिएशन, और आप देख रहे हैं कि ये इतनी गाड़ियां, इतनी सारी दुकानें, लेकिन सन्नाटा इसलिए कि अगर इतनी ज्यादा महंगाई रहेगी तो फिर लोग कैसे खरीदेंगे। अंकल जी, मैं चर्चा आपसे करूंगा कि महंगाई अचानक बढ़ी है या कैसे इसको मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे प्याज जो है 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो हो रही है, और सारी सब्जियां बहुत महंगी हो रही है। गोभी 100 रुपए किलो गोभी बिक रही है। 100 रुपए किलो। तो क्या खाने में कटौती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, क्या करें, सरकारी कहाँ हो रही है। भरपेट खा रहे हैं लेकिन सब्जी कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं, सब्जी कम कर रहे हैं। चलिए मैं जरा एक दुकानदार से पूछूं कि आखिर उनकी मजबूरी क्या है, वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर असर कहीं पड़ता है तो वो रोजगार पे पड़ता है। और जब ये सब्जी जब ये बेचते हैं तो इसके पीछे, और इस मार्केट के प्रधान भी हैं। आपका नाम क्या है? मनमोहन दाइमा। मनमोहन जी, सबसे बड़ी परेशानी की मैं भी उन पदाधिकारियों को ढूंढ ही रहा था कि लोग सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि जो दुकानदार हैं या पल्लेदार या जो भी एसोसिएशन वाले हैं वो कहीं न कहीं गड़बड़ियां करते हैं, लेकिन इसका रीजन क्या होता है? उनकी गड़बड़ी कुछ नहीं है। इस टाइम बरसात का टाइम है, पूरे इंडिया में बारिश आ रखी है, हर जगह परेशानी है। उसकी वजह से माल आगे से शॉर्ट आ रहा है। रास्ते जब खुलेंगे खुद पे खुद रास्ते खुल जाएंगे। तो अभी रास्ते खुले नहीं? अभी जैसे जिस हिसाब से माल आ रहा है, आजादपुर मार्केट में 300 गाड़ी 400 गाड़ी आती थी, 50 गाड़ी 40 गाड़ी ऐसे आ रही है। मतलब 300 जगह पे सिर्फ 40 गाड़ी, 40-50 गाड़ी से ऊपर नहीं आ रही है। अच्छा, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे इसकी कीमत इतनी अचानक कैसे होगी, प्याज की कीमत ये बढ़ी कैसे? ये तो बरसात का वो है, बरसात जैसे बंद हो जाएगी प्याज आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, गाड़ी आने जब आजादपुर से आप लाते हैं तो उसकी कीमत कितनी होती है? अब ये मान के चलिए 1900 रुपए मन या 2000 रुपए मन की प्याज है। ठीक है। उस पे 7% आरती लेता है। 7% यानी कि 2000 पे 140, तो वही बढ़ गया है। प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही है और आम जनता के ऊपर महंगाई की मार, ऐसे तो तमाम सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। क्या प्याज की जो कीमत बढ़ रही है इस वक्त क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्याज बहुत कम आ रहा है पीछे से, और इसलिए थोड़ा कम भी माल आ रहा है, और इसकी वजह से इसका जो पैदावार भी खत्म हो चुकी है, और ये प्याज जो है इस टाइम बढ़िया भी नहीं आ रहा।
तो लोग ये कह रहे हैं कि जो प्याज की क्वालिटी है वो भी ठीक नहीं है, मतलब ये जो प्याज है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब इस चक्कर में दिक्कत आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बाढ़ है उसका असर है। इसे दिल्ली में प्याज कहाँ से आता है? प्याज तो नासिक से भी आता है, आसपास से भी आता है, और ये बाढ़ की वजह से थोड़ा प्याज भी एकदम बेकार आ रहे हैं, उसके रेट दाम भी बढ़ गए उसके। अभी इस वक्त 60-70 रुपए किलो, लेकिन कई जगह बता रहे हैं और रेट बढ़ सकते हैं। हाँ, उम्मीद तो पूरी है कि बढ़ने की। बाकी देखो, अगर माल पीछे आना शुरू हो गया तो रेट कम हो सकता है। ज्यादातर जो प्याज है क्या महाराष्ट्र से यहाँ पर आते हैं? आते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत कम आते हैं, बाकी नासिक से ज्यादा आते हैं। नासिक से? हाँ जी। नासिक में बाढ़ आई है और देख सकते हैं प्याज की क्वालिटी भी कोई खास अच्छी नहीं है, लेकिन प्याज की कीमतें 60-70 और कहीं कुछ ज्यादा है भी बढ़ गई है। भाई साहब, प्याज की कीमत काफी बढ़ रही है सर? हाँ जी, बढ़ रही है, काफी महंगा हो रहा है। मैंने तो 25 रुपए किलो लेके रखा हुआ था ये कट्टा मेरा, वो चल रहा है तो, लेकिन काफी कीमत बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी, काफी कीमत बढ़ रही है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो प्याज की कीमतें हैं वो बढ़ रही है और अन्य जो है सब्जियां की कीमत भी बढ़ रही है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई। इस समय दिल्ली से कैमरामैन तारा के साथ प्रभाकर कुमार। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजय सिंह, नेता बीजेपी, संजय गुप्ता, कांग्रेस समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश चंद्र जी हमारे साथ हैं, बीएसपी समर्थक, पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ देवेंद्र जी हैं, किसान नेता, जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो देवेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास क्योंकि आएंगे, क्या वजह है, जो अभी हम सुन रहे थे, अभी जो एसोसिएशन के लोग थे अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बारिश एक बहुत बड़ी वजह है, बाढ़ एक बहुत बड़ी वजह है, क्या एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, या पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा भी एक वजह है? देखिए, मार्केट के हैं और ये लोग आढ़तिया हैं, तो आढ़तिया तो कहेगा, अलग अलग अपना रीजन बताएगा, लेकिन असली वजह ये नहीं है। असली वजह पेट्रोल भी है, डीजल की महंगाई भी है, लेकिन प्रमुख वजह ये है कि आप पिछले अगर एक साल बैक प्लेस में जाएं तो 1 रुपये किलो प्याज बेची गई है, 50 पैसे केजी प्याज बेची गई है। प्याज फेंक करके कट्टा लेकर आता था लोग, जो बोरी होती है बोरी लेकर आता था किसान। उस समय आढ़तिया महोदय नहीं कहते थे, अपने आप खुद कह रहे हैं 7% आढ़तिया लेता है। आढ़तिया ऐसा क्या काम करता है कि आढ़तिया 7% लेता है? वहां से थोक व्यापारी उठाता है, अपना कमीशन रखता है, आढ़तिया को देता है, आढ़तिया 7% लेता है, आढ़तिया फिर थोक वाले को देता है, वो भी कमीशन रखता है, फिर फुटकर में जाता है। तो बढ़ना ही बढ़ना है। बारिश वजह तो है, लेकिन महंगाई वजह है, और आढ़तिया राजनीतिक रूप से लोग ये जिम्मेदार हैं, इसके उतार चढ़ाव के जिम्मेदार शुद्ध रूप से ये हैं। किसान तो हमेशा मारा जाता है। जी, जी। तो आढ़तिया से हम जो अब महोदय कह रहे थे, इनसे मैं सहमत नहीं हूं। सहमत यह है कि किसान मारा गया है मन से। पिछले दफा इतनी फसल बर्बाद हुई है, जब 4 साल में सबसे उच्चतम स्तर बताया गया है अभी जो, मतलब यही एक प्याज है। हमें याद है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दिया था, और आज उससे भी दाम ज्यादा बढ़ा है, लेकिन फिर भी कोई किसी के सिकन तक नहीं है। किसान मारा जा रहा है, कल भी मारा गया, आज भी मारा जा रहा है, आने वाले समय में भी मारा जाएगा अगर किसान संगठित नहीं हुए। अब बहुत हम तारीफ करेंगे नासिक के वो किसान भाइयों का कि उन्होंने संगठित होकर के और एक चीज अपना संगठित रूप से काम किया है। ये प्याज के दाम बढ़ने का कहीं न कहीं वो भी रीजन है कि नासिक के किसान संगठित हुए हैं। ठीक है, ठीक है। पीयूष पंत जी, नहीं देखिए, इसमें क्या है कि हमने 2 दौर देखे। एक तो बिल्कुल ही प्याज बहुत सस्ती थी जब बहुत प्रोडक्शन था और बिक नहीं रही थी, और आज हम देख रहे हैं कि इतने दाम बढ़ रहे हैं। इसके लिए देखिए बहुत से कारण है, लेकिन मुख्य कारण है एक तो आवक में कमी, शायद ये भी एक है वजह। आवक में कमी आई है और इसीलिए बहुत तेजी से। हाँ, देखिए आवक में कमी आई है क्योंकि पिछले साल जो है सूखा पड़ा था, उतना प्याज हुआ नहीं था, उससे काफी परेशानी हुई थी। तो वो जो स्टोर में रखा हुआ है प्याज है वो लाया जा रहा है। दूसरा क्या था कि एक्सपोर्ट हमारा सस्ता था, मतलब जो था, तो एक्सपोर्ट मार्केट भी जा रहा था प्याज। इसीलिए सरकार ने अभी जो है एक्सपोर्ट के जो है रेट है वो बढ़ा दिए ताकि वहां ज्यादा भेजा ना जाए, वो महंगा पड़े, इसलिए किसान वहां ना भेजे। इसी लेकिन कमी हो रही है, इसलिए सरकार ने जो है इंपोर्ट करने के लिए एक टेंडर भी दिया था, जिसमें आपको याद होगा पाकिस्तान का भी नाम था, लेकिन बड़ा हल्ला मचा तो वहां उसको हटा लिया गया। अफगानिस्तान, चीन और दूसरी कंट्रीज से प्याज मंगाया जा रहा है। लेकिन ये कमी, इसमें कई कारण है। देखिए, इसमें सूखा पड़ना, दूसरा बरसात का होना,
अभी भी माल है, क्योंकि जो फसल का माल रखा वहां से माल आ नहीं पा रहा है। ये खबरें तमाम आ रही हैं, क्योंकि जितने राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, या इधर आपका क्या राजस्थान हो, या दूसरे जो प्याज जहां पैदा होता है ज्यादा, वहां से जो है आ नहीं पा रहा। लगातार साउथ के स्टेट्स में, मध्य प्रदेश है, लेकिन ये कोई ये हालात जो भी बने हैं, जो अब तो बिल्कुल 100 रुपए किलो तक अब मामला जा सकता है, दाम बढ़ सकते हैं। ये हालात क्या सरकार नहीं समझ रही थी? दिवेंद्र जी, मैं आप ही से पूछूंगी एक और सवाल, क्या ये हालात सरकार नहीं समझ रही थी पहले? सरकार हालात समझती तो बहुत चीजें नहीं होती, आप उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार को इससे समझने से कोई लेना देना है नहीं तो 7 रुपया लगा करके 74 पैसे का उनका कर्ज माफी नहीं होता। अगर सरकार यही समझती तो 74 पैसे कर्ज माफी नहीं करती। सेम यही कंडीशन है कि सरकारें उसमें समझने के लिए भी नहीं तैयार है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। किसान अपने बात मांग रखने के लिए आता है, उसको नहीं सुना जाता है, तो किसान तो सुनती नहीं है, सुन भी नहीं रही है। संजय जी, देखिए, आखिर सरकार क्यों नहीं सुनती? सरकार को पहले से इस बात का अंदाजा था कि दाम इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं। 1 सितंबर को, इसी साल 1 सितंबर को 35-40 रुपए प्याज था, और इसी साल आज के तारीख में 60, 50, 60, 70 इस तरह से प्याज का रेट हो गया। अड़तिया तब भी था, अड़तिया आज भी है। तो हम तो इनके इस विचार को तत्काल खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। रही बात कि भी आप जैसा कि जानते हैं, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में चौतरफा बाढ़ का सिस्टम है, बाढ़ आया हुआ हर जगह। ट्रांसपोर्टेशन इजिली अवेलेबल है नहीं, ट्रांसपोर्ट इजिली हो नहीं रहा है। मुझे जो लगता है कि अगर कोई चीज 1 तारीख तक संभला हुआ था और 20 दिनों के अंदर स्थिति खराब हो जाए और उसमें जो है इतनी महंगाई हो जाए, तो इसमें अब मुख्य कारण अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बाढ़ का आना और ट्रांसपोर्ट का रुकना इसका एक सबसे बड़ा कारण है। जहां तक आप तेल की बात करें, स्वाभाविक है, जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो इसको भी हम कुछ अंश महंगाई का दे सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात कि सरकार क्या कर रही है, अभी जैसे भाई साहब ने कहा, इन्होंने ठीक कहा, सरकार को इस बात का अंदेशा था, शायद इसी कारण से मिस्र से और अफगानिस्तान से, इनफैक्ट चाइना से भी प्याज को मंगवाने की एक कवायद शुरू की गई थी, क्योंकि जो 2 महीने का भी आपने अपने स्टोरी के माध्यम से बताया। आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगी कि जो केजरीवाल ने कहा है प्याज के दामों को लेकर, वो भी जरा सुन लेते हैं, क्या कहना है दिल्ली सरकार का। चलिए पहले उन्हें सुना दीजिए। ऊपर दिल्ली सरकार कदम उठाने जा रही है। हम जैसे 2-3 साल पहले हम लोगों ने इसी तरह से किया था, हम प्याज प्रोक्योर कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि 24 रुपए के आसपास हम प्याज अपने सारे एफपीएस के जरिए और मोबाइल वैन्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे सप्लाई कर सकें। तो इसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हम सप्लाई कर पाएंगे। ठीक है संजय जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करें। उससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूं कि उपभोक्ता मामले जो मंत्रालय है, उसने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें नाफेड, सफल, एनसीसीएफ के एमडी ने हिस्सा लिया था, और यह भी फैसला किया गया कि सफल स्टोर में प्याज की खुदरा कीमत 23 रुपए 90 पैसे प्रति किलोग्राम रहेगी। मदर डेयरी में भी। हाँ, तो ये कितना मददगार होगा आगे, पीयूष पंत जी, आपकी समझ से? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि उपभोक्ता को काफी कष्ट हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए चुनाव भी है, ये ध्यान रखिए, सरकार इसलिए भी चिंतित है कि चुनाव भी है, अभी जो है हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र एक किसान प्रधान देश है, प्याज अक्सर रुला देती है, तो और रुला देगी, रुलाया है पहले, बीजेपी सरकार रुलाया, सरकारें गई भी हैं परेशानी का सबब, और तो निश्चित रूप से बता सकते हैं, इसीलिए सरकार तुरंत उतरी है कि इस तरह के कदम उठाए जाए जिससे जनता को सस्ता प्याज मिले, इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। मीटिंग लगातार हो रही, पहले भी सरकार ने यह है कि इंपोर्ट करने के लिए टेंडर डाला, और अभी भी तो कर सकते थे ना, अगर पहले से थोड़ा सा भी अंदाजा था तो क्या हुआ उनका स्टोर करने को लेकर या गोडाउन्स की कमी को लेकर, किस चीज की कमी को लेकर हम बात करते हैं? देखिए सरकार हमेशा ढीली रहती है, सरकार आपका गोडाउन सिस्टम कितना तमाम बातें हुई, ये सरकार भी आई थी तो कहा कि भंडारण के ऊपर हमें रखना चाहिए, लेकिन भंडारण की व्यवस्था की नहीं गई। तमाम देखिए बजट इस सरकार ने भी दिए हैं, पिछली सरकार ने दिए थे मोदी जी की, वहां भी कोई भंडारण के लिए कोई खास जो प्रावधान नहीं किया गया। जब तक सरकारी भंडारण का आप एक नेटवर्क नहीं बिछाएंगे
और जो आप लेते हैं किसानों से उसको वहां नहीं रखेंगे। आज क्या होगा देखिए, आज किसानों में जो पिछली फसल थी वो खरीफ की, उसी को जो है अब वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो लोग जो प्राइवेट लोग भंडारण में रखते हैं वो समय के हिसाब से, मांग के हिसाब से जब महंगा बढ़ता है, महंगाई होती है, फिर वो रोक के धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने कोई कारगर उपाय नहीं उठाया। संजय सिंह जी, कांग्रेस इसको लेकर कैसे देख रही है? और कांग्रेस तो काफी मतलब भुगती हुई भी है प्याज के दामों को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई तो ये है कि ये सरकार की सीधे तौर पे विफलता है। और जिस बात को पीयूष जी कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से इस देश के अंदर सरकारी सब्सिडी मनमोहन सिंह जी ने नीतियां बनाई थी, और उसके अंदर बहुत से लोगों को सब्सिडी ये लगाने के लिए कोल्ड स्टोरेजेस और वेयर हाउसेज बनाने के लिए दी गई थी। 1,40,00,000 रुपया एक कोल्ड स्टोर के ऊपर दिया जाता था। मगर मैं आपको ये बात बताते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि पिछले 5 साल के अंदर 100 कोल्ड स्टोरेजेस के लिए भी सरकार ने पैसा नहीं दिया, जबकि पहले की जो हमारी सरकारें थी यूपीए, उसके अंदर आप उठा के देख लें तो काफी उसके अंदर 5-7 हजार कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसा दिया गया था सब्सिडी। तो मैं बताना चाहता हूं ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, मगर सरकार इसके लिए संजीदा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं सरकार भी तो उतनी जिम्मेदार होती है। एक मिनट मैडम, मैं सेंट्रल, क्योंकि प्याज पूरे देश का मामला है, नेफेड के माध्यम से इसमें हर साल खरीदारी होती है, भंडारण किया जाता है, रेट ना बढ़े इसके लिए बफर स्टॉक रखा जाता है। इस बार जब ये इसके अंदर मैं पूछना चाहता हूं भाई संजय सिंह जी से कि आपकी 5 साल से सरकार है, आपको सारी चीजों का पता है, आप जानबूझ के पैसा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो किसान से आपको वोट चाहिए। आपका सवाल किससे है? आवाज नहीं आ रही। लगाया था कि ये देखो बीजेपी का खेल, खा गई प्याज और पी गई तेल। तो ये जब से अब तक बरकरार है स्थिति, तो ये दोनों ही नहीं चाहते, ये दोनों 1 सितंबर से पहले 35 रुपए प्याज कैसे था? अरे सर, 1998 हमें खेल करना होता तो सालों भर करते, मैं तो चुनाव के करीब नहीं करते। अरे भाई, मैं तो 1998 मायावती के सरकार नहीं, ये खेल कर भी नहीं सकते, ये फेल है। पिछले साल भी फेल थे, इस साल भी फेल है। ये तो सुरेश भाई फेल है, आप फेल को खेल बता रहे हैं, ये तो फेल है। केजरीवाल पास हो जाएंगे क्या? केजरीवाल तो सुपर फेल है। केजरीवाल ने तो दिल्ली के अंदर तिल का ताड़ भी नहीं किया। अच्छा, ठीक है सुरेश जी। और उमरा जी, बड़ी सीधी सीधी बात है कि यहाँ तो जो मुखिया है सरकार का, देश का मुखिया है, उसके लिए तो केवल एक नारा बढ़िया है कि बाहर मियाँ सूबेदार, घर में बीवी झोंके भाड़, कि यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। वो अपना बाहर नाटक दिखा रहे हैं। यहाँ पर सर मुद्दे की बात कीजिए सर। अरे किस फील्ड में महंगाई नहीं है? मोटर व्हीकल एक्ट में सारे लोग इसीलिए तो लागू नहीं कर रहे, ठीक है, कि भाई उसमें पेनल्टी ज्यादा है। तो महंगाई जब चारों ओर है तो फिर ये सोच क्यों नहीं? दरअसल इनके पास प्याज के ऊपर कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे मैं पूरे व्यापारी वर्ग, देखिए, आप विपक्ष का काम है सरकार के ऊपर टिप्पणी करना। सरकार इस 2 महीने का जो अंतराल है, इस 2 महीने से संघर्ष करने के लिए अपने नेफर्ट सफल सबका पूरा उपयोग कर रही है। नहीं, वो एक बात कह रहे हैं जी। सुरेश जी, क्या बात बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, जो व्यापारी वर्ग है, नेफेड के बावजूद 70 रुपए रेट है। इन्होंने कुछ बोला हस्तक्षेप के बाद 70 रुपया, अभी 200 रुपया हुआ था। ठीक है, कमाल की बात है। ठीक है, अफगानिस्तान से, चाइना से, हर जगह से आयात करके बाहर से मजीद पीट के क्या करेंगे? 2 महीने में नया स्टॉक आ जाएगा, 2 महीने के बाद आ जाएगा, आप क्या करेंगे? तब तक के लिए आयात की व्यवस्था से प्याज, लेकिन कितनी प्याज खराब हो चुकी है, कितनी प्याज खराब हो चुकी है, अभी उसका भी आकलन हुआ नहीं है और लगातार दाम बढ़ते रहेंगे। एक सेकंड सुरेश जी, एक सेकंड, केजरीवाल कितने सफल होंगे जो वो करने जा रहे हैं देवेंद्र इसमें? देखिए, स्टेट का रूल है और स्टेट अपने हिसाब से काम करती है। अगर योगी जी थोड़ा सा तुलना करेंगे, थोड़ा हम इसी हम बात कर रहे हैं कि प्याज पर हमेशा राजनीति हुई है। नहीं, राजनीति नहीं होना चाहिए। कितने लोग बोल रहे हैं गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक मिनट बताइए, प्याज की गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं, पहले इनको हकीकत जानना चाहिए। ये बिल्कुल फर्जी बातें हैं। प्याज की गाड़ियां फंसी है, प्याज की गाड़ियां फंसी है।
नासिक में आज के डेट में इस समय 40 रुपया किलो प्याज चल रही है जी। तो 40 तो वहीं पे है और गाड़ियां फंसाए जा रहे हो बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल फर्जी फिर भी अफवाह ये अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सारी चीजें कवायद हो रही है, दूसरा कुछ भी नहीं। जब नासिक में ही 40 रुपए किलो प्याज है, पिछले दफा 1 रुपया बेचा था तो कोई नहीं चर्चा हो रहा था, आज 40 रुपए तो वो बेच रहा है। नॉर्दर्न इंडिया में ये तो दर्द हो रहा है। बारिश होने के 5,000 बाद रुपए क्विंटल तो जो उसका है पहले से नासिक क्यों नहीं में। करते इलाज आप लोग? थोड़ा संशोधित कर लीजिए। लेकिन हुमरा जी देखिए, एक बात है जी। देखिए एक बात है कि प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और उधर बालाकोट में जो है फिर से कवायद जो है पाकिस्तान की वो खबरें आने लगी हैं हमारे तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी जरा लिंक समझिएगा आप। देखिए, मैं मैडम कहना चाहता हूँ हमारे देश को पाकिस्तानियों की आवश्यकता नहीं, ये तो रेसिपी है इनका, सबको पता है। मैं कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ हंसने के कि लिए जिस तरह से पूरा विश्व गर्व करेगा, लेकिन आप जैसे 4 के लोग ऐसे ही हंसते रहेंगे। ये प्याज की बात पाकिस्तान दिला दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संजय सिंह, मैं ये कह रहा हूँ जी कि जिस तरह से इस देश के अंदर छटनी और बेरोजगारी का ये दौर है, मंदी का दौर है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये महंगाई डायन खाई जा रही है, तो किस तरह की असक्षमता इस सरकार की है, इस पे चर्चा करना बड़ा आवश्यक। मैं समझता हूँ विषय से इधर उधर जा रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि जहां पेट्रोल डीजल की बात ये करते थे 40 रुपए मिलेगा, आज संजय भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका वायदा था, मैनिफेस्टो उठा के देखिए। भाई साहब महंगाई की बात है ना, इसी वजह से इसी वजह से आप बताइए ना, आप जितने का तेल है उससे ज्यादा टैक्सेस है, आप बताइए। इसी तरह से ये आड़तियों के, ये बिचौलियों के टैक्स है, किसान को आज भी कुछ नहीं मिल रहा है। आज किसान आज भी भूखा है, किसान की स्थिति आज वही है। और जो बात केजरीवाल की कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं देवेंद्र भाई, आप मेरा सुझाव दीजिए केजरीवाल साहब को, जब वो पूरी दिल्ली में हर चीज फ्री देना चाहते हैं तो 10 किलो प्याज प्रत्येक एक महिला को उनको फ्री देनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है आपको। कोई भी काम करे, कोई भी सरकार अच्छा काम करे, उसकी जिस तरह बर्बाद कर दिया दिल्ली को, एक नई सड़क आपने नहीं बनाई है, एक विकास का कार्य आपने नहीं किया है। प्याज पेट्रोल जिस तरह से आपने फ्री तंत्र चलाया है, प्याज पेट्रोल पैसा पाकिस्तान, अरे पेट्रोल भी फ्री कर दीजिए। बिल्कुल आप प्रत्येक गाड़ी में 100 रुपए पेट्रोल फ्री कर मुद्दा दीजिए। चाहते हैं कि ये मुद्दा रहे कि पाकिस्तान पे आप बात करिए, आप इस पर बात कीजिए, प्याज पेट्रोल मुद्दे की बात मत कर दीजिए। आप फ्री कीजिए ना, पेट्रोल भी कीजिए, प्याज भी फ्री दीजिए। जो राज्य हैं नवेंद्र, मैं चाहूंगी जरूर आप बताएं कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, अभी वहां पर हालात कैसे हैं और कितनी उम्मीद है आने वाले दिनों? महाराष्ट्र भी है। देखिए हालात तो सब जगह यही हाल है। हाँ। किसान सब जगह मारा जा रहा, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं। नेचर का हालात बढ़िया है, लेकिन आप लोगों ने बुरा बेड़ा गर कर रखा है, पार्टी के लोगों ने बेड़ा गर कर रखा है। कैसे, आप क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? मैं इसलिए इल्जाम लगा रहा हूं, अभी अभी ये लोग गाड़ियां फंसा दिए थे रास्ते में। हाँ, और फेक न्यूज आती है यार, हाँ, बहुत सच हकीकत है। हम इस पर अक्सर बातचीत भी बहुत गंभीरता से करते हैं कि फेक न्यूज आना, फेक वीडियोस बना के डाल देना, तो आप लोग यकीन क्यों कर रहे हैं? अभी मुद्दा चल रहा था प्याज का, संजय भाई ने उठा दिया पाकिस्तानी हो, फलाना हो, ढकाना हो। गुप्ता साहब भी उसमें चल दिया। नहीं, मैंने तो फ्री देने के लिए कहा। अरे फ्री तंत्र है आपका, बिजली फ्री, पानी फ्री, कंप्लीट। गुप्ता साहब क्यों प्याज फ्री नहीं देते हो? एक बात बताइए, पिछले दफा 1 रुपया केजी प्याज बिका था, तो गुप्ता साहब आप लोग कहां सो रहे थे? विपक्ष क्या, विपक्ष जिंदा था नहीं था? आज आप बोल रहे हो प्याज तो फ्री देने के लिए कह रहे हैं आपको। संजय भाई उस समय कहां थे? बीजेपी के लोग कहां थे? नहीं, यही थे हम, प्याज बिका था, यही थे, और बीच अभी में आप खड़े लोग थे। कह रहे हो कि आपकी तरफ फ्री नहीं बांटते हैं। बहुत दुर्दशा है देश में कि सही बात आप लोग रख नहीं सकते। अरे जनता के सामने तो सही बात रखो। 40 रुपया किलो जब नासिक में प्याज है, आपके तो आप 24 रुपए कैसे देंगे? 32 रुपए किलो, वहां 40 रुपए, आप 24 रुपए कैसे बेचेंगे? आप अबे पहले आपकी सरकार झूठ बोल रही है ना। मेरी आवाज सुनो, हम जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज सुनो, हमारा ये काम करती है, हमें तत्काल आप पता है। 40 रुपए खरीद के 23 रुपए बेचेंगे दिल्ली में कैसे? अमेरिका के राष्ट्रपति जो आए थे नासिक में, अभी दोनों साथ में हो जाएंगे मुझे लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, जिस संजय साठे से मिले थे आकर के, उससे भी फोन करिए। देवेंद्र जी एक किसान नेता है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, और मेरे ख्याल से और जो पार्टियां हैं राजनीति में साथ किसानों के मुद्दा बात नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते। किसानों के लिए आपने देवेंद्र भाई क्या सुझाव मुझे बताइए? आप मुझे बताइए आज प्याज का क्या भाव किसान को मिल रहा है? बताइए, बता दीजिए क्या मिल रहा है? क्या सब बिचौलिए खा जा रहे हैं। अरे तो बिचौलिया आपके कौन नहीं, बिचौलिया सुनिए मेरी बात, आपकी सरकार। अरे भैया सबसे बड़े बिचौलिए तो आप हैं। जो 40 रुपए का 23 रुपए बिचौलिया है, आप बिचौलिया है। नहीं नहीं नहीं, ताकि आप बिचौलिया की भाषा मत, प्लीज नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको मैंने आपको नहीं संजय सिंह जी
केंद्र सरकार अब आगे क्या इसके लिए कर रही है या क्या उपाय हैं? अभी हमने बता भी दिया कि उपभोक्ता मंत्रालय ने एक बैठक भी की है जी, आयात करा रही है। आगे कदम क्या एक बार सुनिए, 48 घंटे के अंदर प्याज जहां था वहीं पर आपको नजर आएगा। 48 घंटे में 48 घंटे ये आप चैनल पर बोल रहे हैं, आपके चैनल पर दर्शकों के सामने। सुनिए, दोबारा आऊंगा आपके चैनल पे। ठीक है, अरे झूठ है, सच है, मैं 48 घंटे में दोबारा आपके चैनल पे आऊंगा। ठीक है, आप मुझे बुलाना, अरे आप मुझे बुलाना, विरोधियों वाली बात मत करो। अरे भाई, अगर विरोधियों वाली बात मत करो। आप एक बात और कहिए कि अगर ये रेट कम नहीं आएंगे तो इसका पैसा सरकार देगी, बैलेंस आप कहिए। नहीं, मैं ये अगर बात प्याज नहीं आएगा तो मेरी सुरेश जी, अगर आपको आवाज आ रही है, ये सरकार बहुत सेंसिटिव है। ठीक है भाई, बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, आपने 34 पैसा कर्जा माफी किया गया। आपको पेट्रोल के रेट में देखा है, डॉलर पे देखा है हमने सेंसिटिविटी क्या है। 34 पैसा कर्ज माफी किया गया, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। ठीक है, सुरेश चंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, 48 घंटे में प्याज के दाम कम हो जाएंगे, संजय सिंह जी ने कहा है अभी। ये भी जुमला हो सकता है। जुमला 2 दिन बाद नहीं बुला लीजिएगा। ये जुमला सरकार का नहीं, जुमला पर अच्छा है ना, 2 दिन बाद अच्छा है ना, लीजिएगा, फिर इनसे मोदी जी सरकार संजीदा है, लोगों को परेशान नहीं करना चाहती है। ना पब्लिक ही तो परेशान होगा, पब्लिक ही तो परेशान है, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं। जब नॉर्दर्न इंडिया में अगस्त और सितंबर में ये स्थिति आती है तो पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल, ये सवाल हमने पूछा। पहले से प्लानिंग नहीं था। वालों की सरकार है ये, इस देश के अंदर उस तंत्र की सरकार है जो देश के अंदर लूट खसोट जिन लोगों ने बनाई हुई है, उन लोगों की सरकार है ये। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने 40 रुपए का वादा किया, पेट्रोल डीजल कहाँ है, डॉलर के रेट आप बताइए ना। पीयूष पंत जी, ये पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सही है जगह, और जो कह रहे हैं आप बताइए, महंगाई विषय आप बताइए, महंगाई विषय नहीं है। प्लीज ये मुद्दा नहीं, ये मैं मुद्दा लाने नहीं दूंगी कि कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी हुमरा जी, पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, और वो कांग्रेस के टाइम में भी ये हालात रहे हैं इस तरह के, और भाजपा के टाइम में भी रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा मारा जाता है, किसान मारा जाता है। लेकिन बीजेपी सरकार में अगर हम देखें तो कितनी बार ऐसे हालात बने हैं? नहीं, कई बार बने। आपको याद होगा कि सरकार भी चली गई थी जब प्याज का इतना दाम बढ़ा था कि सरकार को जाना पड़ा था ये। और ये बीजेपी के टाइम में होता है। अब हमने देखा था पिछले दो साल पहले भी देखा था इस तरह के दाम बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे प्याज के दाम। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ कृषि किसान को के फायदे की कोई नीति बनती ही नहीं है, उसके एलोकेशन होता ही नहीं है। आप सिर्फ कंपनसेशन दे देते हैं किसान को, मानते इतिश्री मान लेते हैं उसका। किस तरह से उसका प्रोडक्शन बढ़े, किस तरह से भंडारण की व्यवस्था बढ़े, किस तरह से उसको पॉलिसी मिले, उसकी क्रॉप इंश्योरेंस है, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस में उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना खराब है, पूछिए मत। मैं आपको बताऊं, देखिए क्या किसान मारा जाएगा, क्यों मारा जाएगा कि अभी देखिए उसको दाम नहीं मिल रहा है, बीज के बिचौलिए ले जा रहे हैं, और नवंबर आते आते आपका जो इंपोर्ट भी हो जाएगा, जो बाहर से मंगा रहे हैं उस समय प्याज आ जाएगा, और इधर से भी प्याज आ जाएगा। तो उसमें 1 रुपए किलो बेचना पड़ेगा सर, ये एक आखिरी सवाल है कि अगर 48 घंटे में ये दाम कम हो जाएंगे तो फिर केजरीवाल जी क्या करेंगे? हो ही नहीं सकते कम, हो ही नहीं सकते कम। नहीं होंगे। बस यही है कि संजय सिंह जी, आप सरकारी आउटलेट पे 48 घंटे बाद हम फिर मैं और पंत जी यहीं पर मिलेंगे इसी जगह। संजय सिंह जी प्रोग्राम होगा, संजय सिंह जी की सरकार यहीं पर मिलेंगे इसी जगह। 48 घंटे बाद संजय भाई का नहीं तो जुमला था जी। तो गहन चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे। नमस्कार।